Greetings to all and welcome back to my channel, that is Commerce Classes by Ronak Sharma. In the previous lecture, we have discussed about the scope of business statistics, which is classified into the three parts: nature, subject matter and limitations. Nature and subject matter we have discussed in the last lecture, and in today's lecture we are going to discuss limitations of business statistics. देखो, अब नॉर्मली तो स्टैट्स हमारे लिए हेल्पफुल ही होता है, बहुत सारे डिसीजंस लेने में आपको हेल्प करता है, बट स्टिल कुछ लिमिटेशंस एग्जिस्ट करती हैं स्टैट्स की भी, ठीक है, जिसमें से फर्स्ट है आपकी स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली. देखो, हम स्टैटिस्टिक्स के जब मीनिंग कर रहे थे तब से हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल फैक्ट्स की स्टडी करते हैं. बट क्या आपके बिजनेस में या जो भी आपका एनवायरनमेंट है, क्या उसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा ही रोल प्ले करता है? क्या क्वालिटेटिव डेटा का कोई रोल नहीं होगा? इट्स ऑब्वियस नो. कुछ हद तक जो न्यूमेरिकल फैक्ट्स आ रहे हैं उसका कुछ रीज़न, कुछ कॉज, कुछ आपके क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स भी तो हो सकते हैं, ठीक है ना. तो यही इसका सबसे मेन ड्रॉबैक है कि स्टैट्स में सिर्फ और सिर्फ आप क्या करते हैं, न्यूमेरिकल फैक्ट्स को स्टडी करते हैं. जितने भी आपके क्वालिटेटिव फिनोमिनाज होते हैं उन सबको आप इग्नोर करके चलते हो, ठीक है. देखो, स्टैटिस्टिक्स स्टडीज ओनली सच फैक्ट्स as can be expressed in numerical terms. It does not study qualitative phenomena like honesty, friendship, wisdom, wealth, etc. देखो, सपोज हम एक कंपनी के एग्जाम्पल ले रहे हैं, राइट. हम ये देख रहे हैं, ऑब्जर्व हमने ये किया है कि उस कंपनी की जो प्रोडक्शन है वो डाउन जाती जा रही है, वो डिक्लाइन हो रही है डे बाय डे. बट हमने ये चीज़ नोट कर लिया कि पहले इतनी थी, अब इतने यूनिट्स के टर्म में मीन्स हमने मेजर कर लिया. बट अब हम ये नहीं देख रहे हैं कि उसका रीज़न क्या है. हो सकता है कि हमारे एम्प्लॉयज़ ने स्ट्राइक कर दी हो सकता है कि हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल ना हो, ठीक है ना. तो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और जो सेल्स डिपार्टमेंट है उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रही हो. तो समझ रहे हो ना. तो कुछ ऐसे क्वालिटेटिव फिनोमिनास भी होते हैं जो आपके क्वांटिटेटिव को अफेक्ट करते हैं, बट हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव को देखते हैं, जो कि सबसे ही मेन ड्रॉबैक है इसका. क्लियर? चलो, सेकेंड वन इज स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली. देखो, अगर आप कुछ भी इंडिविजुअल बेसिस पर स्टडी करते हो, चाहे वो आपका फैक्ट है, न्यूमेरिकल डेटा है आपका, बट अगर आप उसे एग्रीगेट नहीं करते हो देन स्टैटिस्टिक्स में उसका कोई भी सेंस नहीं है, ठीक है. स्टैट्स में जस्ट वो एक नंबर ही होगा आपके लिए. चलो देखो क्या लिखा हुआ है, स्टैटिस्टिक्स स्टडीज ओनली द एग्रीगेट्स ऑफ क्वांटिटेटिव फैक्ट्स. सिर्फ और सिर्फ स्टैट्स क्या करता है, जो एग्रीगेट है क्वांटिटेटिव फैक्ट्स को, उसे ही स्टडी करता है. इट डज नॉट स्टडी एनी पर्टिकुलर यूनिट. फॉर एग्जाम्पल, इफ द इनकम ऑफ राम इज 2000 पर मंथ, इट हैज़ नो रेलिवेंस इन स्टैटिस्टिक्स. देखो, अगर हम किसी भी पर्सन की ऐसे बोलते हैं कि इसकी इनकम इतने रुपीज़ है, बट स्टैट्स में उस चीज़ का कोई भी रेलिवेंस नहीं है. बट अगर आप ये कहते हैं इनकम ऑफ द राम इज 2000 per month, that of Sohan is of rupees 3000 per month, and that of Sham is rupees 4000 per month, then these aggregates will form a part of study of statistics. क्यों? क्योंकि आप इनके बेसिस पे क्या कर सकते हो, एवरेज इनकम निकाल सकते हो. उसके बेसिस आप ये डिसाइड कर लोगे कि कौन सा बिलो मिडल, मतलब मिडिल क्लास कौन सा है, बिलो मिडिल कौन सा है, या बिल्कुल अबव क्लास कौन सी है, ठीक है ना. अगर आपके पास सिर्फ एक ही पर्सन की इनकम बताई जाए तो आप उसके बेसिस पे कुछ भी कंक्लूड नहीं कर सकते हो, ठीक है ना. आप कोई भी इन्फ्रेंसेस नहीं निकाल सकते. बट अगर हम यही 3-4 पर्सन्स की इनकम आपको बता देते हैं तो आप उनके बेसिस पे क्या कर लोगे, एवरेज निकाल लोगे, जिसके बाद आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि जितने भी ये पर्सन्स हैं वो किस क्लास से बिलोंग करते हैं, वेदर इट इज़ अ हायर, लोअर और मिडल, ठीक है. देयर एवरेज इनकम विल वर्क आउट टू बी रुपीज 3000, ठीक है. दिस एवरेज इनकम विल लेड टू द कंक्लूजन दैट ऑल द 3 persons belong to middle class. Such a conclusion would not have been possible from the study of Ram's income alone. अगर आप यही सिर्फ राम की इनकम आप चेक कर रहे थे अकेले, तो आप ये चीज़ डिसाइड नहीं कर सकते थे कि कितनी एवरेज इनकम है या कौन सा पर्टिकुलर पर्सन किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है. कैटेगरी मीन्स कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहा है, ठीक है. तो ये नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि ये सिर्फ और सिर्फ स्टडी करता है एग्रीगेट्स को. अगर कोई सिंगल फैक्ट है उसे ये स्टडी नहीं करता, या फिर कंक्लूजन्स अच्छे ड्रॉ नहीं हो पाते. थर्ड पॉइंट इज नॉट द ओनली मेथड. Statistical method is not the only method to study. Many a time
दिस मेथड डज नॉट सजेस्ट द बेस्ट सॉल्यूशन टू ईच प्रॉब्लम। देखो कई बार हम नॉर्मली क्या कह रहे हैं कि अगर हम स्टैट्स को स्टडी कर लेते हैं तो हमारे लिए वो सक्सेस प्रूव होगा। नो, बट ऐसा नहीं होता। बहुत सारे टाइम ऐसा भी आपके चांस होते हैं कि जो स्टैट्स के जो मेथड्स हैं वो आपको बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करते हर एक प्रॉब्लम का। नो डाउट 1 और 2 प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे, बट ईच एंड एवरी प्रॉब्लम का यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं होता। क्लियर? The conclusions drawn on the basis of statistics should be verified with the help of conclusions drawn with the help of qualitative methods. देखो जो भी आप conclusions draw करते हैं stats में, उनको verify करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है qualitative methods के द्वारा। ठीक है, बट हम क्या कह रहे हैं कि हम qualitative को consider ही नहीं करते। हम क्या कर रहे हैं, only and only quantitative पर focus करते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा drawback है। Now, फोर्थ पॉइंट इज होमोजेनिटी ऑफ डेटा। देखो होमोजेनिटी का क्या मतलब है, यूनिफॉर्मिटी, मतलब जो भी आप डेटा उठा रहे हैं वो सिमिलैरिटी होनी चाहिए उस डेटा में। ऐसा ना हो कि सपोज आप कंपेयर कर रहे हैं किसी पर्सन की हाइट और दूसरे पर्सन के आप ले रहे हैं वेट, तो क्या आप इनको कंपेयर कर सकते हैं? हाइट एंड वेट का कंपैरिजन ही नहीं है। तो जो भी आप डेटा उठाएंगे, जो भी आप डेटा कलेक्ट करेंगे, दैट मस्ट बी यूनिफॉर्म, दैट मस्ट बी होमोजीनियस। क्वांटिटेटिव डेटा मस्ट बी यूनिफॉर्म एंड होमोजीनियस। To compare the data, it is essential that whatever statistics are collected, the same must be uniform in quality and quantity. देखो क्वालिटी में मस्ट है आपका वो यूनिफॉर्म होना। जैसे हमने एग्जांपल लिया ना, सपोज आप एग्जांपल ले रहे हो, देखो यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ। अगर हम ये कहें कि कोई फूड ग्रेन कंपनी है, उसकी प्रोडक्शन आप कंपेयर कर रहे हो क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ, तो आप कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। रीजन बिहाइंड, जो क्लोथ है वो मेजर हो रहा है आपका मीटर्स में, बट फूड ग्रेन्स आपका मेजर होता है टन्स में, तो दूर दूर तक कोई भी कंपैरिजन नहीं है। तो इसीलिए कहा गया है कि जो भी आप डेटा कलेक्ट करेंगे, देयर मस्ट बी यूनिफॉर्मिटी एंड होमोजेनिटी। नेक्स्ट पॉइंट इज रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज। देखो अगर आप ये सोचो कि हमने स्टैट्स अप्लाई कर दिया, स्टैट्स के अलग अलग मेथड्स अप्लाई कर दिए हैं, टेक्निक्स यूज़ करी हैं, तो जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो 101% एक्यूरेट होंगे। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट, दे आर जस्ट ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज। आप सिर्फ उस यही बोल सकते हो कि एवरेज बेसिस पर वो ट्रू हैं, बट 100% सही हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, laws of statistics are true only on an average. They express tendencies. Unlike the laws of physical science or chemistry, they are not absolutely true. They are not valid always and under all conditions. देखो कुछ कंडीशंस में तो हो सकता है कि आपके जो भी ये टेक्निक्स अप्लाई कर रहे हो वो ट्रू हो, बट हर एक सर्कमस्टांसेस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट इज विदाउट रेफरेंस रिजल्ट्स में प्रूव रॉन्ग। देखो अगर आप कोई भी डेटा उठा रहे हैं, ठीक है, अगर आप उसका रेफरेंस नहीं दे रहे हो, ठीक है, आप रेफर नहीं कर रहे हो किस कंडीशंस में उसे उठाया है, किस सर्कमस्टांसेस में वो डेटा कलेक्ट किया गया है, तो हो सकता है चांसेस हैं आपके जो भी आप कंक्लूजन्स ड्रॉ करेंगे वो आपका गलत निकले। ठीक है, क्या बोला पॉइंट में, विदाउट रेफरेंस रिजल्ट्स में प्रूव रॉन्ग। देखो सबसे बेस्ट इसमें एग्जांपल ये लेते हैं, सपोज हम ये देख रहे हैं कि कोई भी स्टूडेंट है, उसका एट द एंड जो रिजल्ट है, पहले वो बहुत अच्छा टॉप कर रहा था, सपोज कुछ टाइम बाद जो नेक्स्ट सेमेस्टर आया उसमें उसका रिजल्ट बिल्कुल ही बिलो चला गया। आप क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट के थ्रू ये देख रहे हो कि रिजल्ट डाउन गया है, बट अगर अब ये रेफरेंस नहीं हो सकता ना कि सपोज उसकी हेल्थ इश्यूज़ हों, उसकी फैमिली इश्यूज़ हों, बट आपने ये रेफरेंस नहीं दिया, तो हम क्या देख रहे हैं कि अब पहले स्टूडेंट इंटेलिजेंट था, अब वो स्टूडेंट वीक हो गया है या फिर बिलो एवरेज हो गया है। जब तक आप उस चीज़ का रेफरेंस नहीं देंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, अब ऐसे ही आप कंपनीज में एग्जांपल हो, प्रोडक्शन हो रही थी पहले सपोज 10,000 यूनिट्स की, अब नेक्स्ट टाइम आप सडनली ये देख रहे हैं कि प्रोडक्शन 10 यूनिट से हटके अब सिर्फ और सिर्फ 3,000 तक रह गई है, तो हम ये कंक्लूजन तक पहुंच गए हैं कि एफिशिएंसी कम है। जो हमारे प्रोडक्शन टीम है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट टीम है, उनकी एफिशिएंसी पुअर हो गई है, बट हो सकता है कि उनके पास रॉ मटेरियल्स ना हो, वो उतने ही एफिशिएंट है बट उन्हें सप्लाई नहीं हुई रॉ मटेरियल्स की, जिसके कारण वो प्रोडक्शन नहीं कर पाए और इसके कारण आपकी प्रोडक्शन कम हो गई है। ठीक है ना, तो यही है कि आप जब तक स्टार्ट्स में रेफरेंस नहीं देंगे किसी चीज़ का, विदाउट रेफरेंस अगर आप कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं तो आप कभी भी राइट कंक्लूजन्स तक नहीं पहुंच सकते। आप जो भी इन्फ्रेंसेस निकालेंगे वो आपके क्या होंगे,
गलत हो सकते हैं। क्लियर? चलो, in order to understand the conclusions very well, it is necessary that the circumstances and conditions under which these conclusions have been drawn are also studied. Otherwise, they may prove wrong. Next one is can be used only by experts. देखो, स्टैट्स में बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आप स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करें तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए है कि आप अवेयर हो उन टेक्निक्स के लिए। आपको नॉलेज होनी चाहिए उन मेथड्स की, उन टेक्निक्स की, हाउ टू अप्लाई, हाउ टू यूज़, अंडर विच सर्कमस्टांसेस यू हैव टू अप्लाई पर्टिकुलर टेक्निक और मेथड। ठीक है ना? देखो, जब तक आपको पता ही नहीं होगा कौन सी टेक्निक किस सिचुएशन में अप्लाई करनी है तो आप कंक्लूजन्स ड्रॉ नहीं कर सकते हो, या फिर आप ड्रॉ भी कर लोगे कंक्लूजन्स तो आपके राइट कंक्लूजन्स नहीं निकलेंगे। ठीक है ना? तो इसीलिए कहा गया है स्टैटिस्टिक्स कैन बी यूज्ड ओनली बाय एक्सपर्ट्स। देखो, स्टैटिस्टिक्स कैन बी यूज्ड ओनली बाय दोज पर्सन्स हु हैव स्पेशल नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स। जिन्हें स्टैट्स के मेथड्स की अच्छी नॉलेज है वही सिर्फ और सिर्फ स्टैट्स को अच्छे से यूज कर सकते हैं। दोज who are ignorant about these methods cannot make use of it. Therefore, it can be said that data in the hands of an unqualified person is like a medicine in the hands of a quack, who may abuse it out of ignorance, leading to dangerous results. देखो, इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर आप किसी क्वैक के हाथ में मेडिसिन रख देते हो, ठीक है, तो वो क्या है, आपके लिए कोई यूजफुल ही नहीं है। ऐसे ही अगर आप किसी अनक्वालिफाइड पर्सन के हाथ में स्टैट्स रख देते हो, उसके लिए वो जस्ट एक नंबर्स हैं, फिगर्स हैं, फैक्ट है वो, बट उसके बेसिस पर वो उसे कंक्लूड नहीं कर सकता कि वो आपके फैक्ट्स क्या डिपिक्ट करते हैं। ठीक है ना? चलो, नेक्स्ट वन इज मिस यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज पॉसिबल। मिस यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज पॉसिबल, इट मे प्रूव ट्रू व्हाट एक्चुअली इज नॉट ट्रू। कई बार हम ये देखते हैं कि स्टैट्स में वो चीज़ प्रूव की मतलब कर दी जाती है जो एक्चुअली में ट्रू नहीं होती है। ठीक है? इट इज़ यूजुअली सेड स्टैटिस्टिक्स आर लाइक क्ले ऑफ विच यू कैन मेक गॉड और डेविल एज यू प्लीज। देखो, स्टैट्स को ना क्ले की तरह ट्रीट किया जाता है या क्ले माना जाता है कि स्टैट्स क्या है, इट इज़ जस्ट लाइक अ क्ले, जिससे या तो आप गॉड बना सकते हैं या फिर आप डेविल, जो भी आप चाहें। तो ऐसे ही स्टैट्स है, आपके पास नंबर्स हैं, आप कुछ भी प्रूव कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, स्टैट्स कुछ सही चीज़ को गलत प्रूव कर देता है और कई बार गलत को भी आप सही कर देते हो उसमें मैनिपुलेशंस करके। क्लियर? देयरफॉर मिसयूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज इट्स ग्रेटेस्ट मिसयूज। नाउ आई थिंक इट्स द लास्ट पॉइंट। या देखो, ओनली मीन्स नॉट अ सॉल्यूशन। हम क्या कहते हैं कि कई बार कि हमने फैक्ट्स एंड फिगर्स कलेक्ट कर लिए, इट मीन्स आपके पास सॉल्यूशन आ गया। नो, आपने वो फैक्ट्स नो डाउट आपने कलेक्ट किए हैं, बट उनको उन फैक्ट्स के ऊपर आप कुछ मेथड्स लगाएंगे, कुछ टेक्निक्स लगाएंगे, ठीक है ना, जिसके बाद ही आप कंक्लूजन्स तक पहुंच पाओगे। हम ये कहते हैं कि सिर्फ एक मीन्स है, एक मीडियम है आपका, बट आपका सॉल्यूशन नहीं होता। क्लियर? देखो, some scholars are of the opinion that statistics are only a means in the solution of any problem. It is not a solution of the problem. Stats कभी भी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता, it is just a means in the solution of problem. To check the misuse of statistics, conclusions should be drawn impartially and without any selfish interest. अगर आप ये चाहते हैं कि स्टैट्स का मिसयूज ना हो तो कंक्लूजन जो आप उससे ड्रॉ करेंगे वो बिल्कुल ही इम्पार्शियल होने चाहिए, उसमें कोई भी सेल्फिश इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होना चाहिए। अदरवाइज स्टैटिस्टिक्स मे नॉट बी अ प्रॉपर मीन्स फॉर द सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप स्टैट्स की मतलब जो भी आप स्टैट्स कलेक्ट कर रहे हैं उससे कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते किसी प्रॉब्लम का। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चलो एक बार फटाफट से देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट्स डिस्कस करे हैं। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जिसमें बेसिकली हमने 9 लिमिटेशंस कवर की हैं। फर्स्ट वन इज स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली, सेकेंड वन इज स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली, एंड द थर्ड वन इज नॉट ओनली द मेथड। आपको ये मतलब सिर्फ एक यही मेथड नहीं है कि आपको हर एक प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन दे, होमोजेनिटी होनी चाहिए। आप जो भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं देयर मस्ट बी यूनिफॉर्मिटी एंड होमोजेनिटी। जो भी आपके स्टैट्स के बेसिस पर रिजल्ट्स आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एवरेज तक ही ट्रू होते हैं।
100% ट्रू नहीं होते. विदाउट रेफरेंस रिजल्ट्स में प्रूव रॉन्ग. अगर आप रेफरेंस नहीं देते हैं तो जो भी आपके रिजल्ट्स हैं वो गलत भी प्रूव हो सकते हैं. कैन बी यूज्ड ओनली बाय एक्सपर्ट्स. मिसयूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज पॉसिबल. एंड द लास्ट वन इज only a means, not a solution. I hope you like this video. Do like, share and comment, and don't forget to subscribe the channel for the latest notification of upcoming videos. If there is any doubt or you want video on some specific topic or subject, then do let me know in the comment section. Thanks and have a wonderful day.